हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आइज की मैगजीन को, जो कि अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने इसके एक सेक्शन को, मतलब कि पहला चैप्टर जो रहता है इसका पॉलिटी का, उसको कंप्लीट किया हुआ है। सेकंड वाला चैप्टर जो आज का रहेगा वह इंटरनेशनल रिलेशन का रहेगा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं सर के टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पहले नंबर तो टॉपिक के बारे में जानते हैं। और आपको ये बता दें कि अगर आपको इस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर जाकर टेलीग्राम पर जाकर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को जानते हैं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत टॉपिक है, फिर उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। सबसे पहले पूछा गया है, इसमें आता है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कि इजराइल हमास युद्ध के बारे में है। इजराइल हमास युद्ध के बारे में, योम किप्पुर युद्ध के बारे में, भारत कनाडा संबंध के बारे में, भारत दक्षिण कोरिया के बारे में। फिर आता है भारत मालदीव संबंधों के बारे में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, दक्षिण चीन सागर नारगोनो काराबाख क्षेत्र के बारे में। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रुपए डोमेस्टिक कार्ड स्कीम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत फिर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, एशिया प्रशांत विकास संस्थान के बारे में, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में और अंतर संसदीय मंच के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो यह इंटरनेशनल रिलेशन का है। इसके अंतर्गत ये प्रमुख टॉपिक हैं जिनके बारे में अब डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हमारा आज का पहला टॉपिक है इजराइल हमास युद्ध के बारे में। इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में जानते हैं सबसे पहले तो कि सुर्खियों में क्यों रहा है, कि हाल ही में 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा फ्लड के तहत इजराइल पर अचानक एक बड़ा हमला कर दिया था। इजराइल ने इस हमले के प्रतिशोध में हमास के खिलाफ लड़ाई युद्ध की घोषणा कर दी। इसके संदर्भ में अब आता है, सबसे पहले इससे संबंधित तथ्यों के बारे में जान लेते हैं कि इसके संदर्भ में कौन कौन से तथ्य आते हैं। इसमें पहला आता है कि यह ऑपरेशन तूफान अल अक्सा यहूदियों के पवित्र शब्द को दिन शुरू किया गया था और शब्द यहूदियों की उपासना और अवकाश के दिन के मात्र होता है। हमास ने मात्र 20 मिनट में इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे। इसके कारण इजराइल और का आयरन डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली इन हमलों को पूरी तरह से रोक नहीं पाया था। इसके अंतर्गत आता है कि हवाई हमलों से बचने के लिए इजराइल 2011 में आयरन डोम का विकास किया। यह शॉर्ट रेंज की वायु रक्षा प्रणाली है तथा आयरन डोम इजराइल की सबसे उन्नत व कम दूरी की तथा जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली होती है। और इसके अंतर्गत इस प्रणाली में शामिल है एक डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, एक युद्ध प्रबंधन हथियार नियंत्रण प्रणाली और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है। ये 70 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी रॉकेट, मिसाइल या मानव रहित हवाई वाहन पर ट्रैक करके नष्ट कर सकती है। इजराइल ने अपने ऊपर हुए लड़ाकू जवाब में गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू किया हुआ है। इस युद्ध के बीच भारत ने इजराइल में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय भी संचालित किया हुआ है। तो इसके संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे संबंधित तथ्य हैं। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके संदर्भ में फिलिस्तीन में मौजूद अन्य संगठन कौन कौन से हैं, इनके संगठन के बारे में जानते हैं। इन संगठन को जानने पहले हम हमास के बारे में जानेंगे कि हमास की शुरुआत आखिर कब से हुई और हमास कहाँ पर यह कार्यरत है और इसकी शुरुआती स्थापना किसके संदर्भ में की गई थी। हमास जो है, हमास एक इस्लामिक स्टेट या रेजिस्टमेंट मूवमेंट की स्थापना 1987 में हुई थी और यह गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के इजराइल के कब्जे में विरोध करने के लिए शुरू हुए पहले इंतफादा फिलिस्तीन विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ था। 2005 में इजरायल सैन्य और असैन्य दोनों ही स्तरों पर गाजा से बाहर निकल गया था और इजरायल के तुरंत हटने के बाद हमास गाजा में वास्तविक प्रतिनिधि या प्राधिकरण बन गया था। हमास इजरायल को मान्यता नहीं देता है और यह संगठन इजरायल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध और इजरायल के स्थान पर एक इस्लामिक फिलिस्तीन राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, इजरायल आदि में हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा हुआ है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसके जो अन्य मौजूद संगठन है उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहले नंबर पर आता है फतह। फतह क्या है? फतह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी संगठन है। इसका जो गठन है वह 1948 के इजरायल अरब युद्ध के बाद 1950 के दशक के अंत में कुवैत में किया गया था।
इस संगठन के प्रमुख संस्थापक जो हैं वह यासिर अराफात है और इसका उद्देश्य इजराइल के खिलाफ सशक्त संघर्ष के जरिए फिलिस्तीन को मुक्त कराना था। फिर आता है फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के बारे में। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यह इसकी स्थापना 1964 में काहिरा में आयोजित अरब लीग शिखर में पीएलओ की परिकल्पना की गई थी। इस संगठन का एकमात्र लक्ष्य सशस्त्र संघर्ष के जरिए फिलिस्तीन को मुक्त कराना था। पीएलओ को अरब लीग और संयुक्त राष्ट्र महासभा में आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी लोगों के लिए एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी गई थी। यासिर अराफात के नेतृत्व में 1967 में अरब इजराइल युद्ध के बाद फतह पीएलओ में एक मुख्य दल बन गया था और 1990 के दशक की शुरुआत से ही फतह के नेतृत्व में पीएलओ ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वे अपने सशस्त्र प्रतिरोध को त्याग देंगे, वार्ता के माध्यम से 2 स्टेट समाधान को लागू करने का प्रयास करेंगे और इन घटनाओं के कारण हमास का उदय हुआ था। राष्ट्रीय फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बारे में, यह अथॉरिटी जो है वह ओस्लो में समझौते के तहत जुलाई 1994 में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। इसे गाजा और वेस्ट बैंक पूरी यरूशलेम को छोड़कर कुछ अन्य हिस्सों पर सीमित स्वशासन के लिए एक अंतरिम निकाय के रूप में गठित किया गया था। इसे तब तक कार्य करना था जब तक कि इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का आपसी सहमति से पूर्ण समाधान नहीं हो जाता। फिर आता है ओस्लो समझौता पीएलओ और इजराइल सरकार के बीच हुआ था। इस समझौते में लक्ष्य 2 स्टेट समाधान को अमल में लाकर सदस्यों को संघर्ष को समाप्त करना था तथा फिलिस्तीनी अथॉरिटी पीएलओ की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है और यह उल्लेखनीय है कि पीएलओ अंतर्राष्ट्रीय निकायों में फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधित्व करता है। इसका नेतृत्व प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है जो कि एक प्रधानमंत्री और सरकार की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री और सरकार को निर्वाचित विधान परिषद का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। वर्तमान में फिलिस्तीनी अथॉरिटी वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करती है और इसके प्रमुख महमूद अब्बास रहे हैं। महमूद अब्बास पीएलओ और फतह के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। अब आता है इसके संदर्भ में और डिटेल जानते हैं सबसे पहले तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की पृष्ठभूमि के बारे में कि यह है कि इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है जिसके कारण यह जो वर्तमान में घटना घटित हो रही है इसके संदर्भ में देखा जाता है। इसका जो इतिहास है वह वर्तमान में जारी युद्ध में मूल कारण के 75 साल के पहले का है। 75 साल पहले इजराइल राष्ट्र की स्थापना पहले से मौजूद है। उल्लेखनीय है कि भूमि के जिस भाग पर इजराइल राष्ट्र का निर्माण हुआ था वह फिलिस्तीन भी उसी भूमि पर मातृभूमि के रूप में कार्य करता था। फिलिस्तीनी और इजराइल समान रूप से जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच के क्षेत्र में अपना अपना दावा करते हैं और इस संघर्ष का जो केंद्र बिंदु है वह यरूशलेम शहर है। यरूशलेम शहर जो है वह 3 प्रमुख इब्राहिम धर्मों जिसमें यहूदी, इस्लाम और ईसाई आते हैं वह अत्यधिक महत्व रखता है और यरूशलेम शहर में विवादित स्थल आते हैं। जैसे पहला आती है अल अक्सा मस्जिद, दूसरा आता है पश्चिमी दीवार और तीसरा आता है चर्च ऑफ होली स्पेल्कर। सबसे पहले आती है जैसे अल अक्सा मस्जिद जिसकी जो है वह इस्लाम धर्म की तीसरी पवित्र स्थल है। वह स्थान जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए हुए थे। दूसरी आती है पश्चिमी दीवार जो कि सबसे पवित्र यहूदी स्थल है और उस पवित्र परिसर के निकट स्थित है और यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। फिर आता है चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर जो चर्च ईसाई धार्मिक मान्यताओं के केंद्र में है और इस मान्यता ईसाइयों का मानना है कि यह चर्च उस स्थान को इंगित करता है जहाँ यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, दफनाया गया था और उसे पुनर्जीवित हुए थे। इसके संदर्भ में अब आता है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के इतिहास के बारे में। इसके इतिहास में सबसे पहले तो देखते हैं ओटोमन या उस्मानिया साम्राज्य के काल को। ओटोमन साम्राज्य के शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र में अरब आबादी बहुसंख्यक और यहूदी आबादी अल्पसंख्यक थी। ओटोमन साम्राज्य के दौरान फिलिस्तीन में यहूदी समुदायों और बहुसंख्यक अरब समुदायों के बीच शुरुआती झड़पें हुई थी। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के पतन के कारण संघर्ष और तेज हो गया और 1916 तक आते आते साइक्स पिकोट समझौता तथा 1917 में बाल्फोर घोषणा पत्र दोनों उत्तरदायी थे। साइक्स पिकोट समझौता के तहत फिलिस्तीन ब्रिटेन का मैंडेट ब्रिटिश नियंत्रण वाला एक क्षेत्र बन गया था। साइक्स पिकोट समझौता इस समझौते में जॉर्डन नदी के दोनों किनारों पर स्थित फिलिस्तीनी क्षेत्र पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया था। बाल्फोर घोषणा के अंतर्गत ब्रिटेन ने इस घोषणा पत्र के जरिए अपनी फिलिस्तीनी मैंडेट वाले भू क्षेत्रों में यहूदी आबादी के लिए एक अलग यहूदी राष्ट्र को स्थापित करने का वादा किया हुआ था। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद के परिणाम को देखते हैं कि अगले दशक में यहूदी नरसंहार राष्ट्रवाद और जाऊनी आंदोलन के कारण विभिन्न महाद्वीपों में से अधिक संख्या में यहूदी लोग इजराइल आने लगे। इसके चलते इस क्षेत्र में जनसांख्यिकी में काफ़ी बदलाव आया और दोनों समुदायों के बीच संघर्ष छिड़ गया। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन का विभाजन की योजना और अरब इजराइल युद्ध के बारे में।
संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और फिलिस्तीन नाम से दो अलग अलग देशों की योजना बनाई हुई थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की इस योजना में यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक अलग इकाई वाला खाका पेश किया गया और इस योजना को अरब जगत में अस्वीकार कर दिया गया तथा हिंसा और बढ़ गई थी। मई 1948 तक ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अपने मैंडेट या नियंत्रण को समाप्त कर दिया और इसके बाद इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता को घोषणा की। इसके चलते अरब जगत में 5 देशों ने इजराइल पर तत्काल हमला कर दिया। फिर आता है विनाशकारी परिणामों के अंतर्गत युद्ध में इजराइल की जीत और क्षेत्रीय विस्तार के कारण लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए। साथ ही एक राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन की स्थापना न होने के चलते अरब इजराइल संघर्ष में मंच तैयार हो गया। फिर आता है इसके अंतर्गत देखते हैं वर्तमान युद्ध के जो संभावित प्रभाव है उनके बारे में जानते हैं। हमने इसके इतिहास को देखा और इससे रिलेटेड जो भी संगठन है उनके बारे में जाना, हमास के बारे में जाना और जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है उसके बारे में जाना। अब जानते हैं कि इसके वर्तमान में संभावित प्रभाव क्या क्या है। पहला तो आता है कि फिलिस्तीनी युद्ध मुद्दे का केंद्र में आना, कि अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही कई अरब देश तेजी से इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि अरब इजराइल संबंधों में सुधार होने के कारण फिलिस्तीन का मुद्दा गौण होता जा रहा है। हालिया संदर्भ में यह तथ्य की पुष्टि हुई है कि मध्य पूर्व के क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए फिलिस्तीन के मुद्दे का समाधान करना अति आवश्यक है। फिर आता है इजराइल फिलिस्तीन संबंध के बारे में, जिसमें आता है शांति वार्ता। मौजूदा संघर्ष अनजाने में हमास की स्थिति में मजबूत कर सकता है और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थिति को कमजोर कर सकता है। इससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर आता है कि गाजा में इजराइल की भागीदारी, कि 2005 में इजरायलियों ने एक डिसएंगेजमेंट प्लान के अनुसार स्वेच्छा से गाजा छोड़ने का फैसला किया हुआ था। हालांकि अब इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि गाजा में इजराइल की भूमिका अनिश्चित काल तक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में बनी रहेगी। फिर आता है क्षेत्रीय स्थिरता के बारे में, कि सऊदी अरब में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पर होने वाली वार्ता को संभवतः निलंबित कर दिया है। बहरीन ने भी इजराइल में अपने राजदूत को वापस बुला लिया है, जबकि बोलीविया ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के साथ अपने राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। इससे मिस्र, जॉर्डन और अरब देशों के साथ इजराइल के संबंधों में तनाव बढ़ गया है और युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त करने व बंधकों तथा युद्ध बंदियों की रिहाई की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। फिर आता है आर्थिक परिणाम में, कि मौजूदा संघर्ष वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही रूस युद्ध महामारी में प्रेरित मुद्रास्फीति से जूझ रही है। वैश्विक कमोडिटी बाजार में, कि यदि इजराइल हमास संघर्ष के चलते लंबे समय तक यह चलता रहा तो इसका असर तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इससे कमोडिटी बाजार में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादन में ओपेक देशों में लगभग 32% की हिस्सेदारी रहती है। फिर आता है व्यापार जो है वह सुएज नहर के होने के कारण व्यापार पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। सुएज नहर एशिया यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग है और मूल्य के हिसाब से इस नहर के जरिए वैश्विक व्यापार का लगभग 12% भाग पूरा होता है। फिर आता है कि इस संघर्ष के पूरे मध्य पूर्व में फैलने से हॉर्मुज जलमार्ग के जरिए होने वाला व्यापार खतरे में पड़ सकता है और वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% भाग हॉर्मुज जलमार्ग के बीच में पूरा होता है। यह संघर्ष ईरान में शामिल होने वाले भूआबद्ध मध्य एशिया के साथ व्यापार को बाधित हो जाता है और मध्य एशिया में कृषि उत्पादों, कच्चे माल, खनिजों का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र होता है। उर्वरक आपूर्ति के संदर्भ में, कि गाजा के ठीक उत्तर में अवस्थित इजराइल का अशदोद बंदरगाह पोटास उर्वरक के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है। वैश्विक पोटास की आपूर्ति का 3% इसी बंदरगाह के माध्यम से पूरा किया जाता है और अंत में यह युद्ध के प्रसार से गरीब देशों में खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है। इसलिए पोटास फसलों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानवीय संकट के संदर्भ में देखा जाए तो युद्ध के परिणाम में कथित तौर पर मानव जीवन में समक्ष खतरा पैदा हो गया है और युद्ध में गाजा में पानी, बिजली, ईंधन, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति प्रभावित हुई है। साथ ही बड़ी संख्या में मानवीय क्षति भी हुई है। इसके संदर्भ में आता है, अब देख लेते हैं इसकी अवस्थिति को, कि 1947 में जब UN की ओर से इसका पार्टीशन प्लान तैयार किया गया था और 2020 की स्थिति को देखते हैं तो इसमें ये गाजा पट्टी है, यहाँ पर अमृत सागर है, ये वेस्ट बैंक है और यहाँ पर यरूशलेम को लेकर यह विवादित क्षेत्र है। फिर यहाँ पर जो देखते हैं, यहाँ ये गाजा पट्टी है, यहाँ वेस्ट बैंक है, यहाँ यरूशलेम है और ये अमृत सागर है। तो ये अभी वर्तमान की स्थिति को संदर्भित करता है। अब
अब पढ़ते हैं कि इजराइल हमास संघर्ष पर भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें विश्व के संदर्भ में देखा, अब भारत पे के पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके आर्थिक कारक के रूप में देखते हैं कि भारत से इजराइल के लिए किया जाने वाला निर्यात प्रभावित होगा और इससे विशेषकर इजरायली बंदरगाहों के परिचालन में भी बाधा आएगी और जिसका सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और पेट्रोकेमिकल, ऑयल मार्केटिंग, पेंट्स, पैकेजिंग, कपड़ा, रसायन आदि भी शामिल रहेंगे। दूसरा प्रभाव रहेगा भूसामरिक दृष्टिकोण से। भूसामरिक दृष्टिकोण से इजरायल और अरब देशों के बीच संबंधों के सामान्य होने से भारत को अपनी वैश्विक व आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अनूठा अवसर प्राप्त हुआ। इस कारण भारत इस क्षेत्र में किसी भी तरह के संघर्ष का प्रबल विरोध करता है। फिर आता है कनेक्टिविटी संबंधी प्रयास में कि युद्ध ने भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक और गलियारा परियोजना में नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसका घोषणा हाल ही में भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ने की हुई थी। इस गलियारे का उद्देश्य भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप के बीच वाणिज्यिक ऊर्जा एवं डेटा की आवागमन को सुविधाजनक बनाना है। इसके संदर्भ में ये भारत पर प्रभाव पड़ेंगे। अब देखते हैं कि भारत का इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख क्या रहा है। इसके संदर्भ में सबसे पहले देखते हैं कि पश्चिमी एशिया के साथ भारत के सामरिक हित जुड़े हुए हैं, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति, व्यापार, निवेश आदि को देखते हुए इस क्षेत्र में शांति बहुत आवश्यक है। फिर आता है इसी आधार पर भारत 2 स्टेट समाधान का समर्थन करता है, जिसमें पहला आता है कि यह आरंभ में भारत में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन की योजना, इजरायल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया था। फिर आता है कि भारत 1950 में औपचारिक रूप से इजरायल को मान्यता दी थी और 1992 में उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। और 2017 में भारत ने इजरायल फिलिस्तीन दोनों के मामले में ही डिहाइफेनेशन नीति का पालन कर रहा था। इस नीति के तहत भारत ने इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अलग अलग स्वतंत्र संबंध स्थापित किए हुए थे। इसके निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता संघर्ष के मूल कारणों का पूरी तरह से समाधान नहीं कर सकी थी। फिलिस्तीनी शरणार्थियों और यरूशलेम की स्थिति जैसे मुद्दों का समाधान करना भी आवश्यक है। इजरायल और हमास के बीच शांति दोनों पक्षों की वार्ता में शामिल होने की इच्छा बदलते हुए क्षेत्रीय परिदृश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका पर भी निर्भर करती है। अब ये टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक योम किप्पुर युद्ध के बारे में। ओम किप्पुर जो युद्ध है वह हाल ही में हमास ने चौथे अरब इजराइल युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर इजराइल पर हमला किया हुआ था। गौरतलब है कि चौथे अरब इजराइल युद्ध में योम किप्पुर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो चौथे अरब इजराइल युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? योम किप्पुर युद्ध को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योम किप्पुर युद्ध क्या है। इसके संदर्भ में ये आ सकता है क्योंकि ये चौथे अरब इजराइल युद्ध और इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसके संदर्भ में है। अब आता है योम किप्पुर युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें पहला युद्ध जो हुआ था, पहला युद्ध हुआ था कब? 1948 में। दूसरा हुआ था 1956 में। इसके अंतर्गत तीसरा हुआ था 1967 में और चौथा ये हाल ही में हुआ था 1973 में हुआ था। फिर आता है 1973 में चौथा हुआ था जो कि अभी 50वीं की वर्षगांठ है। तो इसके पहले युद्ध के बारे में जानते हैं कि पहला युद्ध किसके संदर्भ में हुआ था। प्रथम अरब इजराइल युद्ध के बारे में। इजराइल द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा के बाद अरब देशों के गठबंधन और फिलिस्तीनी गुटों ने उस पर हमला किया था। इसका कारण था कि अरब देश फिलिस्तीनी दावे वाली भूमि पर यहूदी राष्ट्र की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीनी को 2 अलग अलग देशों में विभाजित करने के प्रस्ताव के खिलाफ है। इसमें पहला आता है कि प्रथम अरब इजराइल युद्ध के बाद इजराइल ने फिलिस्तीनी के दावे वाले क्षेत्र में एक बड़े हिस्से का कब्जा कर लिया था और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि से बाहर कर दिया था। फिलिस्तीनियों के इस जबरन निष्कासन को अरबी भाषा में नकबा या तबाही कहा जाता था। अब आता है दूसरा अरब इजराइल युद्ध जो कि सुएज युद्ध 1956 में हुआ था। इस युद्ध में इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस की सेनाएं थी। कौन कौन से देश की सेनाएं थी? इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं थी और दूसरी तरफ मिस्र और उसके सहयोगी देशों की सेनाएं थी। इस युद्ध में मध्य पूर्व ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव को धक्का पहुंचा। साथ ही संयुक्त अरब राज्य अमेरिका ने इसके प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया हुआ था। तीसरा युद्ध आता है तीसरा अरब इजराइल युद्ध 1967 में हुआ। यह 6 दिवसीय युद्ध की शुरुआत मिस्र और सीरिया पर इजराइल हवाई हमले से हुई थी। साथ ही इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ जमीनी हमले पर आरंभ कर दिए थे और युद्ध के दौरान इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, जॉर्डन के वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में सीरिया के गोलन हाइट्स पर इजराइल का अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम के बाद समाप्त किया गया और मध्य पूर्व में मानचित्र को बदल कर रख दिया।
फिर आता है चौथा युद्ध, जो योम किप्पुर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1973 में हुआ था। अक्टूबर 1973 में मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब राष्ट्रों की एक गठबंधन ने यहूदियों के पवित्र दिन योम किप्पुर दिवस पर इजराइल पर एक आश्चर्यजनक और संयुक्त हमला किया हुआ था। इस युद्ध का उद्देश्य था कि पिछले 3 युद्धों के विपरीत मिस्र और सीरिया ने यह युद्ध फिलिस्तीनियों के समर्थन में नहीं किया था, और यह युद्ध 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल द्वारा अधिकार कर लिए जाने अपने अपने क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने की आशा पर किया गया था। महाशक्तियों की भागीदारी में देखा जाए तो अमेरिका ने इस युद्ध में इजराइल का समर्थन किया, सोवियत संघ ने मिस्र और सीरिया पर समर्थन किया, और इसके कारण परमाणु हथियारों में संपन्न विश्व के 2 राष्ट्रों के बीच तनाव हो गया। युद्ध विराम में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से युद्ध विराम लागू हो गया। फिर आता है योम किप्पुर युद्ध के परिणाम के बारे में। पहला आता है सीरिया में विफलता। सीरिया को इस युद्ध से कुछ सकारात्मक हासिल नहीं हुआ। इजराइल ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उपजाऊ गोलन हाइट्स के एक और अधिक पर कब्जा कर लिया था। फिर आता है मिस्र की निष्ठा और अब अमेरिका के प्रतीक के बारे में, कि मिस्र ने 1972 में सोवियत संघ के सैन्य सलाहकारों को अपने देश में निष्कासित कर दिया, और युद्ध के बाद मिस्र पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया। यह घटना शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। फिर आता है इजराइल की छवि में नुकसान के बारे में, कि 1967 में इजराइल के मिली जीत से उसकी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि होगी। इस युद्ध के बाद इजरायली प्रभाव कम हो गया और इजराइल को बातचीत को मेज पर लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसकी कल्पना को कथित तौर पर मिस्र ने किया हुआ था। अमेरिका के खिलाफ तेल प्रतिबंध के बारे में, कि युद्ध के दौरान अमेरिका ने इजराइल पर समर्थन किया, और इससे नाराज होकर अरब देशों ने अमेरिका के होने वाले तेल निर्यात को रोक लगाने का प्रयास किया था। इस घटना में वैश्विक स्तर पर तेल मूल्य में काफी वृद्धि की हुई थी। फिर आता है हिंसा से कूटनीति की ओर संक्रमण के बारे में, कि इस युद्ध में गतिरोध को समाप्त कर एक लंबी और रुक रुक कर होने वाली शांति वार्ता का रास्ता खोल दिया, ताकि अरब इजराइल संघर्ष में समाधान हो सके। फिर आता है इजराइल अरब राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते के बारे में, जिसमें पहला आता है कि कैंप डेविड समझौता, जो कि 1978 में हुआ था। यह समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में मिस्र और इजराइल के बीच हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक शांति संधि को संपन्न किया हुआ था। आधिकारिक तौर पर शांति समझौते का शीर्षक मध्य पूर्व में शांति के फ्रेमवर्क, और इस समझौते के 2 भाग हैं। पहला आता है इजराइल मिस्र समझौता, जो बीच में द्विपक्षीय विवाद को समाप्त करने से संबंधित था, और दूसरा आता है फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल के संघर्ष को समाप्त करने और अरब अन्य पड़ोसी देशों में उनके विवादों के समाधान करने हेतु सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला एक फ्रेमवर्क इससे संबंधित था। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत और इजरायली प्रधानमंत्री मेनकेम बिगिन को इस समझौते के में योगदान के लिए 1978 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आता है ओस्लो समझौता, जो कि 1993 में हुआ था। यह इजराइल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच हुआ था। इस समझौते में वेस्ट बैंक के प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना की गई, और बदले में पीएलओ ने 2 स्टेट समाधान के आधार पर इजराइल को मान्यता प्रदान की हुई थी। इजराइल जॉर्डन शांति संधि, जो कि 1994 में हुई थी, यह जॉर्डन इजराइल के साथ शांति स्थापित करने वाला दूसरा अरब देश था, तथा इस संधि के माध्यम से क्षेत्रीय विवादों को सुलझाया गया और जॉर्डन और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को आर्थिक सहयोग को शुरू किया गया। फिर आता है अरब शांति पहल के बारे में। इस पहल को सऊदी अरब ने प्रस्तावित किया था तथा इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की पेशकश की गई थी। इसके लिए इजराइल को फिलिस्तीनी स्टेटहुड समझौते पर हस्ताक्षर करने थे और 1967 में उसके कब्जा किए गए क्षेत्रों को पूरी तरह से हटना था। आता है अब्राहम समझौता, जो कि 2020 में हुआ। अब्राहम समझौते पर 2020 में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हस्ताक्षर किए हुए थे। इस समझौते में संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यस्थता की हुई थी। मोरक्को और सूडान भी इस समझौते में शामिल हो गए, हालांकि सूडान का अभी इजराइल के साथ समझौता किया जाना बाकी है। फिर आता है कि इस समझौते में 2 भाग है। पहला आता है मध्य पूर्व में शांति के लिए एक घोषणा पत्र जारी करना, द्विपक्षीय समझौते को लागू करना। दूसरा घोषणा पत्र इब्राहिम के संबंध अरब और यहूदी लोगों में वंशावली की मान्यता देते हैं। फिर आता है मध्य पूर्व में सभी धर्मों राष्ट्रीयताओं के लोगों में बीच सह अस्तित्व, समझ और सम्मान के भी प्रयास करना है। इस समझौते में क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय मार्ग प्रशस्त किया गया। उदाहरण के लिए इजराइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त अरब राज्य अमेरिका से मिलकर I2U2 समूह की स्थापना का किया जाना। फिर आता है इसका निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो योम किप्पुर युद्ध के बाद शांति समझौते को कभी क्षेत्रीय शांति की दिशा में मील का पत्थर व संकेतक के रूप में देखा जाता था। हालिया संघर्ष में सार्वजनिक चर्चा में प्रभावशीलता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
फिर आता है भारत कनाडा संबंध के बारे में। भारत कनाडा संबंध। भारत कनाडा। हाल ही में कनाडा ने दावा किया है कि उसकी धरती पर खालिस्तान समर्थक एक अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल है। कनाडा सरकार के इस दावे के कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध में तनाव पैदा हो गया है। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि पहला आता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के में भारत में शामिल होने का आरोप लगाया और जून 2023 में कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। कनाडा ने फाइव आइज अलायंस की भी साझा की गई खुफिया जानकारी में आधार पर यह आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद कनाडा और भारत फिर से एक दूसरे के राजनयिकों से निष्कासित कर दिया गया। इस भारत ने कनाडा को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बताते हुए कनाडाई बीज सेवाओं को निलंबित कर दिया और इसके अलावा भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को भी छोड़कर जाने को कहा हुआ है। अब आता है इसके संदर्भ में सबसे पहले तो जान लेते हैं फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में कि यह होती क्या है जिसके तहत इसको निष्कासित किया गया है। इसके यह मतलब ये जो खुफिया जानकारी है इसके आरोप में जो आरोप लगाया गया, यह जो है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस यह एक खुफिया संगठन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि इसमें देश शामिल है। फाइव आइज की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट के तहत की गई थी। ब्रिटिश यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन एग्रीमेंट को यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते का उद्देश्य सिग्नल्स इंटेलिजेंस को साझा करना है। फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल में के सदस्य देशों में गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संबंधी संस्थाएं भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब आता है कि भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में देखते हैं। भारत और कनाडा के संबंधों में देखते हैं कि इनको बीच द्विपक्षीय संबंध लंबे समय से चल रहे हैं। दोनों देशों में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुसांस्कृतिक, बहुनिर्जातीय प्रकृति और लोगों के बीच मजबूत संपर्कों को आधारित है। प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में विश्व में भारतीय प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा कनाडा में निवास करता है और हिस्सा कनाडा की आबादी में 3% से अधिक का है। आर्थिक संदर्भ में देखा जाए तो 2022 में वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार में क्रमशः लगभग 9.9 बिलियन डॉलर और 6.5 बिलियन डॉलर था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के संदर्भ में देखा जाए तो इस सहयोग के जरिए दोनों देशों ने मुख्य रूप से नए बौद्धिक संपदा प्रक्रियाओं, प्रोटोटाइप उत्पादों को बनाने को ध्यान में रखकर औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया है। 1990 के दशक में भारत और कनाडा ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग किया और वाणिज्यिक शाखा में एंट्री से कनाडा के कई नैनो उपग्रह लॉन्च किए हुए। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग किया गया। सामरिक और रणनीतिक क्षेत्र में भी इसके सहयोग को देखा गया, जिसमें कनाडा की हिंद प्रशांत नीति चीन को विघटनकारी वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार करती है और साथ ही नीति साझा हितों को पूरा करने के लिए भारत के प्रमुख भागीदार को रेखांकित करती है। अब आता है राजनीतिक संबंधों पर वियना अभिसमय के बारे में। वियना अभिसमय के बारे में देखते हैं कि इसमें 1961 में हस्ताक्षर किए गए थे कि यह 1964 में लागू होगा। इस अभिसमय में 193 पक्षकार सदस्य देश हैं। यह अभिसमय राजनयिक मिशनों के विशेषाधिकार निर्धारित करता है और राजनयिक उन्मुक्तियों की कानूनी अधिकार भी प्रदान करता है। इसके तहत अलग अलग कारणों के चलते राजनयिक मिशन को वापस बुलाने का प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 11.1 में मेजबान देश के राजनयिक मिशन के आकार को तर्कसंगत सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। अब आता है भारत और कनाडा संबंधों में चुनौतियों के बारे में, जिसमें पहला आता है कि ऐतिहासिक विरासत में किसी युद्ध के दौरान कनाडा नाटो या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का संस्थापक सदस्य था। उसी दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई हुई थी। इसके अलावा कनाडा ने कश्मीर के जनमत संग्रह का समर्थन किया था जो भारत के हितों के प्रतिकूल था। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद कनाडा में भारत के साथ होने वाली परमाणु सहयोग में अस्थायी रूप से रोक लगा दी। कनाडा में आप्रवासन प्रणाली के बारे में कि यह विवादित अतीत वाले व्यक्तियों को कनाडाई नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिसमें कई बार देखा गया है कि कनाडाई नागरिकता लेने वाले व्यक्ति इस स्थिति में फायदा उठाकर अन्य देशों के विरुद्ध गैरकानूनी और आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाता है। इससे वर्तमान के परस्पर जुड़ाव वाले वैश्विक परिदृश्य में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने में एक बड़ी बाधा भी उत्पन्न होती है। घरेलू राजनीतिक कारक के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान में कनाडा सरकार खालिस्तान समर्थक पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है जो भारत विरोधी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। आर्थिक सहयोग पर बेहतर तरीके से उपयोग न होने के संदर्भ में देखा जाए तो भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता वर्ष 2000
वर्ष 2010 से अलंबित है, जिसमें यह समझौता दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 6.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और 2035 तक कनाडा के सकल घरेलू उत्पाद में 3.8 बिलियन डॉलर से 5.9 बिलियन डॉलर वृद्धि हो सकती है। भारत के घरेलू मामले में हस्तक्षेप के बारे में देखा जाए तो भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कनाडा ने प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और उन्होंने उस स्थिति को चिंताजनक बताया हुआ है। इस संकट के संभावित प्रभाव को देखें, जिसमें सामरिक आते हैं, आर्थिक और प्रवासी प्रभाव आते हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पहला आता है कूटनीति पर बढ़ावा देना, जिसमें दोनों देशों में संबंधों में सुधार की दिशा में यह पहला कदम है, जो कि मौजूदा तनाव को कम करना होना चाहिए। प्रवासी संबंधों में संबंध होना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी होना, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में 2018 में स्थापित आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद में मुकाबला करने के सहयोग में रूपरेखा के तहत दोनों देशों को सहयोग करना है। ये उसमें निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के लिए सहयोग एक नया फ्रेमवर्क विकसित किया जाए और यह फ्रेमवर्क अधिक व्यवहारिक हो तथा व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में पारंपरिक रूप से लाभप्रद क्षेत्रों पर जोर देता हूँ। अब आता है दक्षिण कोरिया, भारत और दक्षिण कोरिया संबंध के बारे में, जिसमें आता है कि भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ बनाई हुई है। भारत और दक्षिण कोरिया संबंधों में जाने कि इसमें पहला तो आता है कि सभ्यता संबंधी जुड़ाव के बारे में, जैसे कि 13वीं शताब्दी में एक ग्रंथ सैम गुयुसा यह द हेरिटेज ऑफ द थ्री किंगडम के अनुसार 48 ईस्वी में अयोध्या की राजकुमारी श्री रत्ना ने कोरिया के राजा किम सुरो से शादी की थी। फिर 723 से 729 ईस्वी में बौद्ध भिक्षु होचू, जो कि होंग जियाओ ने भारत की यात्रा की थी, उन्होंने पिलग्राम टू द 5 किंगडम ऑफ इंडिया नामक अपने यात्रा वृत्तांत में अपनी यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज के बारे में जानकारी दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1929 में लैम्प ऑफ द ईस्ट नामक एक कविता की रचना की और इसमें कोरिया के समृद्ध इतिहास और उसके उज्जवल भविष्य की व्याख्या की गई थी। फिर आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की भूमिका के बारे में देखते हैं कि इसमें 1947 में कोरियाई देशों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका निभाई हुई थी। कोरिया युद्ध में संदर्भ में भारत के संदर्भ में किए गए संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से अपनाया था और इसके परिणाम स्वरूप 1953 में कोरिया संघर्ष में विराम लागू हो गया था। युद्ध विराम के बाद भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की और साथ ही भारत ने युद्ध के कारण उत्पन्न हुई मानवीय समस्याओं को हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनयिक संबंधों के बारे में दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से 1973 में स्थापित हुए, 2010 में सामरिक भागीदारी और 2015 में विशेष सामरिक भागीदारी को अपग्रेड किया हुआ था। भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके अलावा न्यू सदर्न पॉलिसी भारत और आसियान के प्रति दक्षिण कोरिया के लिए एक क्षेत्रीय रणनीति रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और न्यू सदर्न पॉलिसी दोनों ने अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आर्थिक और सामरिक संबंधों, व्यापारिक संबंधों में देखा जाए तो भारत और दक्षिण कोरिया वर्ष 2009 से व्यापक आर्थिक समझौते में हस्ताक्षर करता है और 2022 में दोनों देशों के बीच 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार था। कोरिया प्लस का उद्देश्य भारत में कोरिया निवेश को बढ़ावा देना है तथा उसे सुविधाजनक बनाना है तथा इसमें दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। सामरिक एकीकरण के बारे में दोनों देशों ने नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र में समर्थन किया, जिसमें चीन की एक महाशक्ति के रूप में उभरकर उत्तर कोरिया की परमाणु हथियार हासिल करने से जुड़े मुद्दों में दोनों देशों के बीच साझा चिंताएं की तथा 2018 में उत्तर कोरिया के परमाणु प्रसार को रोकने के लिए बैंकवर्ड डायलॉग का समर्थन किया और दक्षिण कोरिया ने हिंद प्रशांत रणनीति में भारत को इस क्षेत्र में प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल किया था। रक्षा तथा सुरक्षा में दोनों देशों के बीच रक्षा नीति वार्ता को 2013 में शुरू किया गया था और 2019 में रक्षा नीति वार्ता को 2+2 विदेश या रक्षा स्तर की मंत्री स्तरीय बैठक में अपग्रेड किया गया था। दोनों देशों के बीच साझेदारी संयुक्त अनुसंधान और उत्पादन के क्षेत्र में विस्तारित होगी, जैसे K9 वज्र आर्टिलरी गन का विकास। साथ ही दोनों देशों में साइबर अंतरिक्ष, खुफिया जानकारी साझाकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। सांस्कृतिक संबंधों में देखा जाए तो दोनों देशों में अलग अलग हिस्सों में भारत की विविध संस्कृति और कला रूपों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उदाहरण के लिए भारत के सारंग महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में इसको देखा जाता है। अब आता है भारत और दक्षिण कोरिया संबंधों में आने वाली
चुनौतियों के बारे में। दोनों देशों में भौगोलिक अवस्थिति में अंतर का होना की भौगोलिक दूरी से दोनों देशों के बीच संपर्क को सीमित किया है। हालांकि दोनों देश मुख्य रूप से अपने आसपास के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। रणनीतिक सहयोग में विकल्प में किसी युद्ध की प्रतिद्वंद्विता से विदेश नीति और वैचारिक अंतर के कारण दोनों विदेशों के बीच सीमित कर दिया गया है। और दक्षिण कोरिया का मानना है कि भारत सोशलिस्ट गुट के अधीन अधिक करीब है। सहयोग जितना बेहतर होगा उतना बेहतर नहीं, जितना बेहतर होगा उतना बेहतर नहीं, जितना बेहतर चाहिए उतना बेहतर नहीं लेकिन दोनों देशों में मजबूत राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण सहयोग उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता का होना, उदाहरण के लिए सीईपीयू को सीमित दायरे वाला कहा जाता है और इसमें संशोधित करने की मंशा 2015 में व्यक्त की गई थी, लेकिन अभी यह पूरी नहीं की गई। आगे की राय में देखा जाए तो बेहतर सहयोग के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसे ऐतिहासिक रूप से द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक परियोजनाओं पर अधिक जोर दिया गया है। हालांकि वर्तमान में दोनों देशों में हिंद प्रशांत रणनीति पर ध्यान देने के साथ संबंधों को अधिक रणनीतिक बनाना महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड और वियतनाम के साथ साथ दक्षिण कोरिया ने क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और क्वाड वस्तुतः ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक गठबंधन है। और कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सहयोग से क्वाड का क्वाड प्लस के रूप में विस्तारित किया जाना है। आर्थिकी और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और बहुपक्षीय सहयोग होना। इसको निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भारत और दक्षिण कोरिया मध्यवर्ती महाशक्तियाँ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं अतः दोनों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता पर अधिक बल दे रहे हैं तथा इससे लिए उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही दोनों देशों की रणनीतिक और भागीदारी को मजबूत करने और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में मानक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में कार्य करना चाहिए। यहाँ पर यह वीडियो फिनिश करते हैं, जो कि पार्ट फर्स्ट रहेगा और नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट सेकंड को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें भारत मालदीव संबंध से इसको शुरू करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।